हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे पावर सर्किट ऑफ अ लोकोमोटिव। जो लोकोमोटिव होता है उसका पावर सर्किट या उसमें जो इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है और उसमें कौन कौन से मेन इक्विपमेंट होते हैं और उस इक्विपमेंट का काम क्या है। ठीक है, उसमें से कौन कौन से मेन इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट का क्या क्या काम है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला काम आप करिए, हेडिंग बना लीजिए आप। ठीक है, पावर सर्किट और साइड में आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ब्लॉक डायग्राम along with that main equipment and their function। ठीक, किसका? तो लोकोमोटिव का। अब इसमें से आप एसी लोकोमोटिव और डीसी लोकोमोटिव के बारे में आपने क्लासीफाई किया था, याद कीजिए, है ना। जो आपने क्लासिफिकेशन देखा था लोकोमोटिव का, उसमें आपने दो प्रकार से क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अ सप्लाई, एसी और डीसी। तो हम सबसे पहले देखेंगे एसी को, उसके बाद हम फिर कनेक्ट करेंगे या उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे डीसी के बारे में कि डीसी सप्लाई से भी आप किस प्रकार से चला सकते हो या ऑपरेट कर सकते हो लोकोमोटिव को, और फिर एसी सप्लाई से आप किस प्रकार से ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो हेडिंग बना लीजिएगा, उसके बाद आपको ये ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा एसी सप्लाई का इस्तेमाल किया हुआ है कि एसी का यूज करके आप किस प्रकार से, है ना, जो लोकोमोटिव है उसको आप ऑपरेट करा सकते हो। तो इसमें आपको पता होगा या मालूम होगा, एक तरह से आपको मैंने इसके स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसमें आपका जो ओवरहेड कंडक्टर होता है ना, ओवरहेड कंडक्टर है जिसमें कि सप्लाई रहता है जो कि 25 किलो वोल्ट रहता है एट 50 हर्ट्ज, है ना। वहां से सप्लाई को हम रिसीव करते हैं थ्रू द डिफरेंट या वाया कह लीजिए, वाया डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा कि ओवरहेड स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बताया है, वहां पे ओवरहेड स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको ओवरहेड कंडक्टर के बारे में भी बता दिया है कि कैसा क्या होता है। क्लियर ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा ओवरहेड कंडक्टर है, ठीक ना। ऊपर में जो है ओवरहेड कंडक्टर जिसमें कि आपका एसी सप्लाई रहेगा कितना, 25 किलो वोल्ट, है ना। 25 किलो 25 किलो वोल्ट हमारा सप्लाई रहेगा। अब उस 25 किलो वोल्ट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, आपको जानकारी होगी कि मोस्टली आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी भी डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्शन में, क्योंकि उसमें स्पीड कंट्रोल क्या होता है, आसान हो जाता है। और उसका एक और रीजन कह लीजिए कि स्टार्टिंग टॉर्क उसका क्या होता है, हाई होता है। क्लियर ना। तो अब डीसी सीरीज मोटर के लिए हमें डीसी की आवश्यकता है, तो क्या होता है कि अलग अलग इक्विपमेंट आप कह लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट को हमको यूज करना होता है और उस एसी सप्लाई को पास करके फाइनली हमें डीसी में ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ओवरहेड कंडक्टर में आपके पास क्या रहता है, एसी सप्लाई रहता है जो कि कितना रहता है, 25 किलो वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ देखो कि यहाँ पे ऐसे करके इस प्रकार से है, जो ये पेंटोग्राफ है, क्या है, पेंटोग्राफ। अब आपको मैंने पेंटोग्राफ के कंस्ट्रक्शन के बारे में, पेंटोग्राफ के वर्किंग के बारे में ऑलरेडी बताया है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बता रखा कि पेंटोग्राफ क्या होता है, एक प्रकार का इक्विपमेंट है कह लीजिए, जो कि करंट कलेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। क्लियर ना। करंट कलेक्ट करके क्या होता है कि ये लोकोमोटिव के अंदर भेजता है। ठीक, तो ये आपका पूरा ओवर पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये हमारा आर्म है, पेंटोग्राफ का आर्म। ओवरऑल मैं इसको पेंटोग्राफ ही बोल दे रहा हूँ। अब यह यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ माउंट किया हुआ है, कहाँ पे, तो जो लोकोमोटिव है उसके रूफ पे, है ना, उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे आपका ये पेंटोग्राफ माउंट किया हुआ है, जो कि इंसुलेटेड रहता है। यहाँ पे 4 इंसुलेटर रहता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, पेंटोग्राफ के बारे में काफी डिटेल से मैंने आपको बताया है, तो वहां से आप एक बार कवर कर लीजिएगा। अब देखिए ये पेंटोग्राफ से करंट कलेक्ट होता है, ये पूरे के पूरे पेंटोग्राफ में आपका सप्लाई रहता है। अब यहां से देखिए क्या होता है, सप्लाई जो है यहाँ एयर सर्किट ब्रेकर तक जाता है। आपसे ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि कौन सा सर्किट ब्रेकर लोकोमोटिव में यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे एयर सर्किट ब्रेकर होगा। आप कोई और दूसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर आप SF6 सर्किट ब्रेकर का, ऐसा नहीं कि आप टिक करके आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा। SF6 सर्किट ब्रेकर भी ट्रैक्शन में यूज होता है, लेकिन वो ट्रैक्शन सब स्टेशन में यूज होता है, ना कि लोकोमोटिव में। लोकोमोटिव में हमारा सिर्फ और सिर्फ एयर सर्किट ब्रेकर ही यूज किया जाता है। हाँ देखिए, सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी आपको पता है कि एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एबनॉर्मल कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो सर्किट ब्रेकर आपका लगा हुआ है या बना हुआ है, ये एबनॉर्मल कंडीशन से क्या करता है, बचाता है। किसको बचाएगा, तो ये लोकोमोटिव के अंदर जो भी कंपोनेंट या जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है या जो यूज किया जा रहा है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एबनॉर्मल कंडीशन से। कहने का मतलब, अगर हो सकता है ओवर वोल्टेज हो जाए या लो वोल्टेज हो जाए, अधिक करंट हो जाए या कम करंट हो जाए, तो उन सारे सिचुएशन में ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ट्रिप कर जाता है और सप्लाई जो होता है इंटरप्ट कर जाता है, जिसके कारण कि जो भी इक्विपमेंट है इनसाइड द लोकोमोटिव वो हमारा क्या होता है, सेफ हो जाता है।
मतलब बच जाता है जलने से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से सप्लाई ले जाकर के हम लोग लेके आए कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के पास में। अब यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर, देखो इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 में ही बता रखा है, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखना भी है और सेम डायग्राम वगैरह भी आपको बनाना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यूज किया जाता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास टैप चेंजर लगाए जाते हैं या टैप चेंजर लगाया जाता है फॉर वोल्टेज वेरिएशन इन द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में अगर आपको वोल्टेज वेरिएशन करने की आवश्यकता है तो आप वहां पे टैप चेंजर लगा दो। टैप चेंजर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है, एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है ऑफ लोड टैप चेंजर यूज किया जाता है, सॉरी ऑन लोड नॉट ऑफ लोड, ऑन लोड टैप चेंजर यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ट्रांसफार्मर में हमारा ऑन लोड टैप चेंजर यूज किया जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसके कारण से कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर आप 25 किलो वोल्ट यूज कर रहे हैं तो फाइनली आप कह लीजिए कि यहाँ पे अगर 25 किलो वोल्ट आ रहा है तो यहाँ ये सेकेंडरी में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में आपको कम वोल्टेज मिलेगा, है ना। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो भी डिजायर्ड लेवल वोल्टेज होगा, कह लीजिए डिजायर्ड वोल्टेज लेवल, वो आप ऑब्टेन कर लीजिएगा। अब देखिए चूंकि आपके पास यहाँ पे मोटर है, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर है, तो उसके लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो वो जो एसी सप्लाई आपने ऑब्टेन किया है उसको आप क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आ रही बात, उसको आप डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब उसको आप डीसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार से इंप्यूरिटीज कह लीजिए, जैसे रिपल होगा, वो सब मौजूद रहता है, तो उसको भी क्या किया जाता है, हटाया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो ये जो है आपका एसी यहाँ से जो ऑब्टेंड हुआ है, इसको आप रेक्टिफायर की मदद से आप क्या कर लेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, डीसी। अब यह डीसी जो है प्योर डीसी नहीं रहेगा, इसमें आपका कुछ रिपल मौजूद रहता है। इस रिपल को भी क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, या फिर आप कह लीजिए स्मूथिंग चॉक। समझे मेरी बात को, स्मूथिंग चॉक। तो अब जब आप फिल्टर लगाएंगे या स्मूथिंग चॉक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके मदद से आपको क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे डीसी ऑब्टेंड होगा उसमें जो भी रिपल होगा वो धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगेगा। खत्म इन द सेंस आप कह लीजिए कि एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, ऐसा मत मान के चलिएगा कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, रिड्यूस, हाँ क्या होगा, रिड्यूस होगा, ना कि खत्म हो जाएगा, वह बहुत ही कम हो जाता है रिपल। तब फिर उस रिपल को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, तो डीसी सीरीज मोटर में। तो ये हमारा हो गया फिल्टर या स्मूथिंग चॉक। अब यहाँ से आप सप्लाई दिए हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ये मोटर लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास मोटर लगा हुआ रहेगा, और इस मोटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस मोटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे, जो डीसी सप्लाई है वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डीसी सप्लाई को आप मोटर में दे दीजिए। अब ये मोटर होता ही आपको पता है कि जब आप सप्लाई देंगे तो वह मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यह मोटर जो होता है कहाँ पे प्लेस किया होता है, तो जो व्हील लगा होता है, अर्थात आप कह लीजिए बोगी, है ना, जो व्हील लगा होता है उसी व्हील के एक्सल पे प्लेस किया हुआ रहता है, उसी व्हील के एक्सल पे ये रखा हुआ रहता है। सो यहाँ पे मोटर में हमको सप्लाई मिल जाता है और उसके द्वारा आप एक्सल से कनेक्ट करके व्हील में कनेक्शन दिया जाता है, या व्हील में आपको मैकेनिकल फोर्स मिल जाता है, या आप कह लीजिए रोटेशनल फोर्स मिल जाता है, जिसके कारण से कि यह व्हील हमारा क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट पूरा लोकोमोटिव आपका रोटेट करता है, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देता है आगे की ओर। अब जब लोकोमोटिव कह लीजिए कि आगे की ओर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा या मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो जो भी कोच उसमें कनेक्ट किया हो रहेगा वह भी एक साथ क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, या एक साथ आपको आगे की ओर बढ़ना आरंभ कर देगा। तो ये ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रिक इंजन जो आपने पढ़ा है ना, उसका ही कंस्ट्रक्शन है, उसका ही वर्किंग है। तो जो चीज आपने यूनिट 1 में पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे कंपोनेंट के नाम पे आप लिख सकते हो। हालांकि मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ या लिखा भी दे रहा हूँ, आप यह भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज शोन इन फिगर। जो भी ब्लॉक डायग्राम है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, उसको आपने फिगर में अभी तुरंत दिखाया है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, ये डायग्राम जो है आपको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, अब कहता है द पेंटोग्राफ। ठीक है, द पेंटोग्राफ कलेक्ट्स द करंट
थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विथ ओवरहेड कंडक्टर और कैटनरी। मैंने क्या बोला है, ये तो बेसिक चीज है, आपको पता चल गया होगा अभी तक आपने जितना भी ट्रैक्शन पढ़ लिया है, जो भी 4 यूनिट 3 यूनिट आपने पढ़ा है, उसमें से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ओवरहेड सप्लाई रहता है, ऊपर ऊपर कंडक्टर रहता है जिसमें कि आपका एसी सप्लाई दिया हुआ रहता है, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट अर्थात पेंटोग्राफ के मदद से आप क्या करते हैं, सप्लाई को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके फिर आप डिफरेंट जो इक्विपमेंट लगा होता है उसमें आप फीड करते चले जाते हैं या भेजते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द लोकोमोटिव विच डिस्कनेक्ट द सप्लाई इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज। आपने यहाँ पे देखो लगा के रखा है, ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। इस एयर सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब कभी मान लिया जाए एबनॉर्मल कंडीशन होता है, उस टाइम में यह एयर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करके ये क्या करेगा, सर्किट को इंटरप्ट कर देगा या सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है वह सेफ हो जाता है या बच जाता है जलने से। समझ गए बात को। अगला है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद टैप चेंजर ऑन एचवी साइड इज प्रोवाइडेड इन द लोकोमोटिव। ये तो आपको पता है, मैंने आपको या ट्रांसफार्मर भी पढ़े होंगे तो वहां पे भी आपको मालूम होगा कि जो टैप चेंजर होता है वह कहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो एचवी साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब एज ए कंस्ट्रक्शन वाइज जो टैप चेंजर होता है वह एचवी साइड में प्लेस्ड किया हुआ रहता है, लेकिन उससे आप जो वोल्टेज वेरिएशन करेंगे वो किधर का करेंगे, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वेरी करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आप एचवी साइड में टैप चेंजर रखते हैं, कौन सा, तो ऑन लोड टैप चेंजर, ध्यान रखिएगा, ऑन लोड टैप चेंजर को आप एचवी साइड में प्लेस करके रखते हैं, जबकि सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को आप क्या करते हैं, वेरी करते हैं। द टैप्स कैन बी चेंज्ड एज पर द स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रैक्शन मोटर। अब जो यहाँ पे टैप चेंजर लगा हुआ है, उस टैप चेंजर के मदद से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, और उसी वोल्टेज वेरिएशन के हेल्प से जो ट्रैक्शन मोटर आपने यूज किया है ना, ट्रैक्शन मोटर जो आपने यूज किया है ट्रैक्शन लोकोमोटिव में, उसके स्पीड को भी आप वेरी कर सकते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, द ट्रैक्शन मोटर इज डीसी। ये आपको स्टार्टिंग में इन सारी चीजों को मैंने बता दिया, बस यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रैक्शन मोटर जो है हमारा बताए थे डीसी होता है, अर्थात डीसी सीरीज मोटर होता है, इसलिए हम जो एसी सप्लाई होता है उसको क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज बोला जा रहा है, द ट्रैक्शन मोटर इज डीसी, सो द डीसी सप्लाई इज प्रोवाइडेड थ्रू रेक्टिफायर यूनिट। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो डीसी सप्लाई होता है ना, उसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो एसी सप्लाई से। तो कैसे, विथ द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज में, तो डीसी में। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। ए फिल्टर और अ स्मूथिंग चोक इज आल्सो प्रोवाइडेड सो दैट प्योर डीसी सप्लाई कैन बी फेड टू द मोटर। देखिए, आपको बताए थे कि आप डायरेक्टली जो रेक्टिफायर से डीसी ऑब्टेन किए हैं, आप उसको डायरेक्टली मोटर पे नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज का मात्रा होता है, अर्थात हो सकता है उसमें कुछ रिपल रहेगा, है ना। तो क्योंकि एसी से ऑब्टेंड कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट हो सकता है उसके कारण से, उस रिपल के कारण से, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, हालांकि एलिमिनेट तो नहीं हो पाता, रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो रिड्यूस करने के लिए आप करते हैं, जो भी आप फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, मतलब जो डीसी ऑब्टेंड होता है उसमें से जो भी हमारा इम्प्योरिटीज कह लीजिए या रिपल कह लीजिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या स्मूथिंग चोक का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज आपका बताया जा रहा है, सो दैट द प्योर डीसी सप्लाई कैन बी फेड टू द मोटर। जो स्मूथिंग चोक आप यूज किए हैं या फिर फिल्टर यूज किए हैं, वहां से आप प्योर डीसी को ऑब्टेन कर लेते हैं और उसी डीसी सप्लाई को आप मोटर तक भेज देते हैं। क्लियर। The filter reduces the undesirable effects such as bad commutation or and heating, which are produced because of an alternating component of rectified AC. कहने का मतलब है जो फिल्टर है वो क्या किया, अनडिजायरेबल इफेक्ट लाइक कम्यूटेशन कह लीजिए, बैड कम्यूटेशन या फिर हीटिंग, है ना, जो होने का पॉसिबिलिटी था उन सबको रिड्यूस कर दिया। अब बोलेगा सर कैसे रिड्यूस होगा, तो जो आपने रिपल वगैरह को हटाया है अगर वह कम रहेगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, या जो हीटिंग इफेक्ट हो सकता है उस रिपल के कारण से, या फिर आप कह लीजिए उसमें जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट मौजूद रह गया उसके कारण से, वो सबको धीरे धीरे क्या किया, स्मूथिंग चोक और फिल्टर सर्किट क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया, उसको धीरे धीरे क्या किया, घटा दिया। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है तो रिड्यूसेस लिखा है, ना कि इलिमिनेट लिखा है। रिड्यूसेस मतलब वो कम कर सकता है, ना कि उसको घटा, मतलब इलिमिनेट कर दिया मतलब खत्म कर दिया।
ऐसा नहीं हो सकता। वह सिर्फ करेगा तो क्या, कम करेगा, रिड्यूस करेगा इम्प्योरिटीज को, राइट, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैड कम्युनिकेशन या हीटिंग इफेक्ट जो है वह कम हो। क्लियर है। बाकी इसमें आप ऐसा कह लीजिएगा कि जो इक्विपमेंट है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इक्विपमेंट्स इन पावर सर्किट लाइक पेंटोग्राफ, रेक्टिफायर, ट्रैक्शन मोटर, टैप चेंजर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, ईटीसी। इन सब के बारे में मैंने यूनिट 1 में बताया है। ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रिक इंजन में बता रहा था तो वहां पे मैंने इसको इसके बारे में लिखा भी है, नोट्स में भी आपको मिल गया होगा, देखे होंगे तो आप वहाँ सेम चीज आपको कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक, उसमें पेंटोग्राफ के बारे में आपको बताया हुआ है, जो लिखा था वहीं पे आप ये भी लिख दीजिएगा। रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर क्या होता है, टैप चेंजर, ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में एक एक करके मैंने आपको बताया है। तो आप वहां से क्या करिएगा, इसको सेम चीज को यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, एज असाइनमेंट है, आप लिख करके मुझे आप भेजिएगा, मैं आपको देख लूंगा, चेक कर लूंगा, अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, बट आप लिख करके भेजिएगा। ठीक, चलिए अगला हेडिंग आप बना लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर डीसी ईएमयू। अब बोलिएगा सर ईएमयू जो होता है वह क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। अब देखिए यहाँ पे आप कह लीजिए कि आप सप्लाई यूज कर रहे हैं, कैसा सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसा सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं। अब डीसी सप्लाई अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हमको दो वायर की जरूरत है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो जब कभी आपको बताए होंगे कि जब आप 3000 अर्थात जब कह लीजिए कि 3000 वोल्ट था, उससे ज्यादा 3000 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज आप यूज करते हैं तो आप ओवरहेड कंडक्टर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब 3000 वोल्ट से कम मतलब कि 1500 वोल्ट तक आप अगर करते थे तो आप थर्ड रेल का इस्तेमाल करते थे। क्लियर है यहाँ तक। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होगा, जब थर्ड रेल बता रहे थे उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बात करते हैं किसके लिए, तो डीसी ईएमयू के लिए बात करते हैं। डीसी ईएमयू का मतलब होता है, डीसी का मतलब आप जान रहे हैं डायरेक्ट करंट जो कि सप्लाई है आपका। ईएमयू होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो कि आप देखते होंगे पैसेंजर में। आप पूछे थे ना सर कि कभी सर किसी किसी पैसेंजर वाले ट्रेन में तो 4 4 पेंटोग्राफ होता है, 3 3 पेंटोग्राफ होता है, वही है आपका यहाँ पे हम लोग मल्टीपल यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल पेंटोग्राफ आप देखिएगा गौर से कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन होगा तो उसमें नंबर ऑफ पेंटोग्राफ भी लगा होगा, तो अलग अलग मतलब पेंटोग्राफ लगा हुआ है तो वह एक यूनिट हो गया एक तरह से, कि वहां पे सारा प्रोसेस यहाँ पे होता रहेगा आपका। ठीक है, तो वहां पे किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर से यहाँ पे आप एक सप्लाई ले लीजिए जिसमें कि आपको पॉजिटिव डीसी ओवरहेड लाइन के लिए बोल रहे हैं, जिसमें कि आपको सप्लाई रहेगा। ठीक है ना, वोल्टेज जो रहेगा आपको वो आपको ये ऊपर वाला से आपको लेना है। अब फिर से आप आइए, यहाँ पेंटोग्राफ यूज कर लिए, फिर आपको सर्किट ब्रेकर है, सेम एयर सर्किट ब्रेकर आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो पेंटोग्राफ की मदद से आपने क्या किया, यहाँ से सप्लाई जो था उसको आप रिसीव किए। ठीक है, अब ये एयर जो सर्किट ब्रेकर के द्वारा, सर्किट ब्रेकर फिर यहाँ पे हम क्यों यूज किए हैं, तो सर्किट ब्रेकर यूज किया गया है फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि किसी भी प्रकार का अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो उस एबनॉर्मल कंडीशन से बचा जा सके। क्लियर। अब देखिए जो डीसी सप्लाई है उसको हमने क्या किया, इन्वर्टर में भेज दिया। क्या, कहाँ भेज दिए, इन्वर्टर में। ठीक है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना। डीसी को क्या किया, एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए जो भी एसी में कन्वर्ट किया, अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमने 3 फेज में कन्वर्ट किया। किसमें किया, 3 फेज में। यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, इंडक्शन मोटर। ये एसी इंडक्शन मोटर है तो डेफिनेटली उसमें सप्लाई की कैसा जरूरत होगा, एसी। 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करके 3 फेज में हम लोग लेके आए। मतलब जो डीसी सप्लाई आपके पास था उसको हमने क्या किया, मतलब कन्वर्ट किया एक तरह से कह लीजिए, हम उसको एसी में लाए। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 फेज में लेके आए। ठीक ना, और वोल्टेज होगा आपका डिजायर्ड लेवल पे होगा, जितना जरूरत होगा इंडक्शन मोटर को उतना ही वोल्टेज यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से इंडक्शन मोटर ऑपरेट करेगा और इसी के मदद से हमारा जो लोकोमोटिव होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसके अलावा एक और देखिएगा कि यहाँ पे हमने एक और इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, जो कि फिर से आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे आप लोग ट्रांसफार्मर लगा के रखे। ठीक, यहाँ पे भी 3 फेज ट्रांसफार्मर आपने लगाया है ना। अब इस ट्रांसफार्मर से फिर आप यहाँ एक तो 3 फेज एसी आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हो, जहां पे भी ऑक्सिलरी सर्किट में आपको जरूरत होगा वहां पे आप भेज दीजिएगा। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर एसी को आपने फिर यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा करके क्या किया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और फिर जो बैटरी है या फिर जहां पे आपको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी इनसाइड ऑफ द लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के अंदर में,
ठीक है ना। बहुत सारा एक्सोलेटिव कंपोनेंट होता है जिसके बारे में आपको बताएंगे हम आगे, कि जैसे आप मान लीजिए कंप्रेसर है, उसको भी सप्लाई की जरूरत है, तो वहां पे भी डीसी से आप कंप्रेसर की मदद से आप एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि वैक्यूम वगैरह में यूज किया जाता है। हॉर्न में आपको कंप्रेस्ड एयर का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे आपको सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो मतलब जो भी ऑक्सिलरी सर्किट यूज होता है, मैं आगे बताऊंगा, ऑक्सिलरी सर्किट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्टेन कर लीजिए डीसी आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट ऑप्टेन होगा, फिर आप यहाँ पे बैटरी लगा के रखें ताकि स्टोरेज के बाद जैसा काम करेगा। ठीक है ना, कि आप स्टोर कर लीजिए, फिर आपको जैसे यूज करना है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे भी जरूरत होगा वहां पे आप इसको यूज कीजिए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमने जो डीसी होता है उसमें बताया था कि आपको दो वायर रहेगा, या एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो यहाँ से तो आप एक ही लिए हैं पॉजिटिव, तो निगेटिव कहाँ से पूरा होगा, तो निगेटिव आपका नीचे जो आपका जो रेल लगा होता है, मतलब जो कंडक्टर बिछाया जाता है, अर्थात उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, है ना। जो ट्रैक लगा होता है वहीं से आप क्या करते हैं, निगेटिव सब जो करंट होता है उसको रिटर्निंग करंट कह लीजिए, या फिर सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो आप करते हैं वहां से आप यूज कर सकते हैं। लाइक देख लीजिए यहाँ पे आपको ये भी आपको मिल जाएगा, एक्सेल ब्रश है, ये व्हील के मदद से आपके पास ट्रैक पे पहुंच जाता है, जहां से कि सर्किट कंप्लीट होता है, रिटर्निंग करंट जो होता है वापस जाता है, तो यहाँ से पूरा कर लेता है। तो निगेटिव रिटर्न थ्रू द व्हील एंड रनिंग रेल। रनिंग रेल कहने से मतलब है कि जो आपका ट्रैक बना होता है वहां से। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि आप ऊपर से भी सिंगल फेज यूज करते हो, तो सर्किट कहाँ से कंप्लीट होता है भाई, तो ट्रैक से कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा था किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके लिए, तो आपके लिए डीसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लिए, है ना, जो कि आप डीसी यूज कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, डीसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। आइए इसी के बारे में मैं आपको, थ्योरी भी है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ अ डीसी ईएमयू। डीसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का जो डायग्राम है ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। DC supply from overhead conductor is collected by pantograph and given to the converter। हम लोग जो DC सप्लाई ऑब्टेन कर रहे थे वो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे थे, तो ओवरहेड कंडक्टर के मदद से हम क्या किए थे, ऑब्टेन किए थे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ हमारा क्या है, ये ओवरहेड कंडक्टर है, इसी से हम लोग क्या किए थे, सप्लाई को ऑब्टेन किए थे विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ, है ना। चलिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ओवरहेड कंडक्टर इज कलेक्टेड बाय पेंटोग्राफ, मतलब डीसी सप्लाई जो होता है वह ऑब्टेन किया जाता है ओवरहेड कंडक्टर से, किसके द्वारा, तो पेंटोग्राफ के द्वारा, एंड गिवन टू द कन्वर्टर। और जो यह सप्लाई आपका आया डीसी सप्लाई, वह कहाँ दिया गया, तो इन्वर्टर में दिया गया। ठीक है ना, कहाँ दिया गया, इन्वर्टर में दिया गया, जो कि क्या किया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। देख लीजिए, इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। इन्वर्टर एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है, जिसको कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत से अभी विस्तार से आप पढ़िएगा, इन्वर्टर कन्वर्टर के बारे में, वहां पे चॉपर के बारे में पढ़िएगा क्या होता है सब। इन्वर्टर क्या होता है, एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, कैसा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, वन इन्वर्टर गिव्स थ्री फेज एसी आउटपुट टू द थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर। जब आप थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक इन्वर्टर उसके लिए आपको अलग से लगा के रखना होगा, है ना, जो कि थ्री फेज में आपको वह कन्वर्ट करके देता रहे, और कंटिन्यूसली आप मोटर में सप्लाई देते रहे, ताकि मोटर आपका जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में रहे, और फिर जो लोकोमोटिव को है मूव करा सके। हालांकि आपने दो इन्वर्टर यहाँ पे यूज किया है, याद कीजिए, एक इन्वर्टर आपने सप्लाई कहाँ दिया था, तो इंडक्शन मोटर में, और दूसरा इन्वर्टर आपने कहाँ दिया था, तो एक अलग से ट्रांसफार्मर लगाया था, जो कि ऑक्सिलरी जो भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट था ऑक्सिलरी सर्किट में, वहां पे आपने भेजा था। उसके बाद कहता है कि अदर इन्वर्टर गिव्स थ्री फेज आउटपुट, फिर से आ रहा है, थ्री फेज आउटपुट टू ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर। दूसरा इन्वर्टर जो था उसमें से आप थ्री फेज मतलब ट्रांसफार्मर के मदद से थ्री फेज सप्लाई को आप ऑब्टेन कर रहे थे। दिस थ्री फेज सप्लाई कैन बी यूज्ड फॉर एयर कंडीशन, है ना। यह जो थ्री फेज सप्लाई है उसको आप जहाँ पे मतलब एयर कंडीशनिंग का यूज होता है वहां पे आप इसको यूज, मतलब फैन में, है ना, एयर कंडीशन के फैन में अगर यूज होता है तो वहां पे आप कर सकते हैं, या फिर कंप्रेसर में, कंप्रेसर में भी आप थ्री फेज मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे मतलब जहां जरूरत होगा थ्री फेज का वहां पे आप इसकी मदद से फीड कर सकते हैं या भेज सकते हैं। The transformer output is converted to DC by means of a rectifier, and this DC is used for battery charging and control circuits। फिर से आप अगर देखते हैं यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, तो ये जो इन्वर्टर है या जो ये कन्वर्टर है, इसको आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर के मदद से थ्री फेज में फिर से कन्वर्ट किया, और फिर
ये जो भी ऑक्सिलरी सर्किट होगा इसमें आपने भेजा। अलॉन्ग विद दैट इसी ट्रांसफार्मर से आपने यहाँ पे एक और रेक्टिफायर लगाया ताकि हम फिर से डीसी को ऑब्टेन कर सके, डिजायर्ड डीसी को ऑब्टेन कर सके। क्योंकि और भी जो मान लीजिए फैन होगा या फिर आपका जो हॉर्न होगा, मतलब हॉर्न जो जिसको आप बोलते हो, जो कि साउंड करने में या फिर जो मतलब इंडिकेट डेंजरस इंडिकेट करने में करता है ना, आपको वो सावधान करता है कि ट्रैक पे क्या है, लोकोमोटिव है, इसलिए आप ट्रैक से मूव हो जाए, दूर कर जाए, है ना, बताएंगे आपको इन सब के बारे में। तो उस समय जो सप्लाई की जरूरत होती है वह कहाँ से, तो यहाँ इसी डीसी से दिया जाता है। तो ये इनपुट रेक्टिफायर का यूज कर लिया जाता है और उस रेक्टिफायर से आप डीसी को ऑब्टेन करते हैं, फिर आप बैटरी वगैरह लगा करके स्टोर कर लेते हैं और वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बैटरी चार्जिंग हो गया, जिस जब चार्ज करने का जरूरत होगा तो, या फिर कंट्रोल सर्किट जो होगा उसमें से आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ये हमारा सिर्फ एसी का था, जो कि आपका डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी आपका यूज हो रहा था। और फिर आपने यहाँ पे ये भी देखा कि एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी आप क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। ठीक है ना। तो इस दोनों को आप जो है ऐड कर लीजिएगा, इस दोनों को लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, क्लियर ना। तो लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मतलब इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक है नहीं, तो ये सब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और पूछे जाएगा तो उस टाइम में आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट ब्लॉक डायग्राम तो बना के आइएगा। समझ रहे हैं बात को। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक को देखेंगे, फिर हम लोग एक्सिलरी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।